भाजपाई लोग, हमको इंतजार है इस बात का सर, हम आपको बता रहे हैं। अभी पंजाब हरियाणा का लोग हमको मैसेज करके बोलता है कि सर गलती हो गया। भाजपाई रोते रोते मेरे पास आएगा, कहेगा सर गलती हो गया, आपका बात नहीं समझे थे। हमको मोदी जी से कोई दुश्मनी है क्या? हमको इतना फुर्सत है? माँ बात इसीलिए हमको पढ़ाया लिखाया कि हम प्रधानमंत्री से दुश्मनी पालते चले। हमको इतना फुर्सत है कि हम अमित शाह से इतना दुश्मनी करें। अमित शाह के बेटा को देखे हैं, कैसा लगता है? नहीं, मेढक मत बोलिए। किसी भी इंसान के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। कभी उसको कोई मेढक कह देता है, कभी सुअर बोल देता है। एक लाइन लिख दे कि एमएसपी से कम पे किसी भी फसल की खरीद नहीं होगी। अगर खरीद होगी तो यह आपराधिक होगा और जो लोग ये काम करेंगे उनके ऊपर मुकदमा किया जाएगा, उसको जेल में डाला जाएगा। इसको लिखने में कोई दिक्कत है क्या? सरकार क्यों नहीं लिख रही है? सरकार अगर लिखेगी ना तो मार जूता जूता इनका मुंह फुला देगा। रात भजन होता है मोदी मोदी, ये भजन बंद हो जाएगा। और जिस दिन कानून पास हुआ है उससे 2 दिन के बाद रिलायंस रिटेल ने 50,000 करोड़ का अपना शेयर बेचा है। तो आप गरीब से गरीब होते जा रहे हैं और चोरवा अमीर से अमीर होते जा रहा है। और ये हमको समझ में नहीं आए, इसीलिए शाम को टीवी पे बैठ करके एगो टोपी पहन लेगा, एगो तिलक लगा लेगा, मार तलवार निकालेगा टीवी पे, नकली बॉक्सिंग करेगा वहां पे। एक तरफ देश की संपत्ति लूटी जा रही है और दूसरी तरफ क्या किया जा रहा है? हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, टीका टोपी दाढ़ी। पूर्णिया के इंदिरा गांधी स्टेडियम में बिहार की पहली किसान महापंचायत आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता प्रोफेसर आलोक कुमार ने की तथा मंच संचालन किसान संघर्ष मान्यवर समिति पूर्णिया के संयोजक नियाज अहमद ने की। किसान महापंचायत के मुख्य आकर्षण जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार रहे। वहीं राज्यसभा सांसद व अध्यक्ष बिहार प्रदेश कांग्रेस चुनाव अभियान समिति अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी मंच से हुंकार भरी। कार्यक्रम में किसानों ने भारी संख्या में ट्रैक्टरों से आकर भाग लिया, तो वहीं आदिवासी समाज के लोगों ने अपने पारंपरिक वेशभूषा में ढोल नगाड़ों के साथ कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम के दौरान कृषि कानून को लेकर कन्हैया कुमार ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने तीनों कृषि कानून को किसान विरोधी बताया। अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनके बेटे को कोई सुअर बोल देता है तो कभी मेढक बोल देता है। उन्होंने कहा कि यह बिहार की धरती है, जितना दिल्ली में हंगामा होना है हो जाने दीजिए। जब तक आंदोलन की धमक पूर्णिया और पटना से नहीं होगा तब तक मोदी का कुछ होने वाला नहीं है। कन्हैया कुमार ने कहा है कि सरकार लिखकर दे कि एमएसपी से कम दर में किसानों से अनाज नहीं खरीदा जाएगा। यह कृषि कानून अंबानी जैसे पूंजीपतियों के लिए नहीं बनाया गया है। जिस दिन कृषि कानून लागू हुआ उस दिन रिलायंस रिटेल ने 50,000 करोड़ का शेयर बेचा है। इससे साफ होता है कि सरकार पूंजीपतियों के गोद में जाकर बैठ गई है। इसलिए यह लड़ाई भी सभी भारतवर्षों के लोगों की लड़ाई है और इस लड़ाई से हर आवाम की आवाज को बुलंद करना होगा। Powered by Mamdi Kitchen, India's biggest multi-premium brand of food delivery. Sri Event, a complete event planner. कि बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत सीमांचल से हो रही है। थोड़ा सा मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ। शुरुआत नहीं हो रही है, लेकिन ये पूर्णिया की धरती है, ये इलाका सीमांचल का इलाका है और यह साल महान कवि, महान कहानीकार फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म शताब्दी वर्ष है। और उस कवि को याद करते हुए हम यह कहना जरूर चाहते हैं कि यह आगाज जो पूर्णिया से हुआ है, यह पहला बेशक ना हो लेकिन एक महत्वपूर्ण मुकाम जरूर हासिल करेगा। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, इसके पीछे कहने का तर्क यह है कि मैं किसी और आंदोलन से इस आंदोलन को जोड़ करके नहीं देख रहा हूं, लेकिन मैं इतना जरूर समझता हूं कि जिस इलाके के लोग अपनी राजनीतिक शक्ति को लेकर के
अपने राजनीतिक अधिकार को लेकर के सचेत होते हैं, उनका खड़ा होना ही अपने आप में इस बात का संकेत होता है कि बदलाव होने वाला है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि किसान को आंदोलन करने की क्या जरूरत है, वो खेत में जाकर के खेती करे। कुछ लोग तो यहां तक कहने लगे हैं कि ये किसान है ही नहीं, ये राजनीतिक दलों के भारे पे बुलाए गए लोग हैं। ये तो मैं सभ्य भाषा में बोल रहा हूं। अगर आप बिके हुए पत्रकारों और मीडिया चैनलों को सुनेंगे तो आपके कान से खून निकल सकता है। वो कहते हैं कि ये किसान नहीं है, ये आतंकवादी है। पिछले कुछ महीनों से मेरे फेसबुक पे बहुत सारा मैसेज आता है और वो मैसेज करने वाले ज्यादातर लोग जो हैं वो वेस्टर्न यूपी, हरियाणा और पंजाब के हैं। ज्यादातर मैसेज में लोग लिखते हैं, भाई साहब माफ कर दीजिए, गलती हो गया। हम सोचते हैं किस बात का माफी मांग रहा है, हमने ऐसा क्या कर दिया। तो अगले लाइन में लिखता है, आपको देशद्रोही समझने की गलती कर दी, जाके पैर न फटे बिवाई, वो का जाने पीड़ पड़ाई। जब हमारी यूनिवर्सिटी के ऊपर हमला हुआ था तो हम इस देश में घूम घूम करके लोगों को कह रहे थे कि हमारी यूनिवर्सिटी देश के खिलाफ नहीं, देश के आम आवाम के हक और अधिकार के लिए खड़ा होने वाली यूनिवर्सिटी है। हम उस वक्त भी कह रहे थे कि ये लड़ाई सिर्फ विद्यार्थियों का लड़ाई नहीं है। हम उस वक्त भी कह रहे थे कि ये लड़ाई एक विश्वविद्यालय को बचाने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई दरअसल इस देश में देश के जवानों, किसानों और इस देश के आम आवाम के हक और अधिकार को बचाने की लड़ाई है। याद कीजिए, जब सीए एनआरसी का विरोध हो रहा था उस वक्त भी हम यही कह रहे थे कि यह सिर्फ मुसलमानों का आंदोलन नहीं है। और आज जब किसानों का आंदोलन हो रहा है तब भी मैं आपसे यही कह रहा हूं कि ये सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, ये इस देश के आम और आवाम के हक और अधिकार को बचाने की लड़ाई है। सरकार को हम टैक्स क्यों देते हैं? ताकि सरकार हमारी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सके। अब एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या सरकार हमसे टैक्स लेकर के हमारी बुनियादी जरूरतों का पूरा कर पाती है? क्या हमारी बुनियादी जरूरतों को पूरा करना सरकार की जिम्मेवारी है कि नहीं है? तो सरकार का विरोध करना देशद्रोह कब से हो गया? प्रधानमंत्री देश है, भाजपा देश है, सरकार देश है। क्या नरेंद्र मोदी से पहले इस देश का कोई प्रधानमंत्री नहीं बना था? क्या भाजपा से पहले इस देश में किसी की सरकार नहीं बनी थी? तो सरकार का विरोध करना कब से देशद्रोह हो गया है? ये एक साजिश है। क्या साजिश है वो आप समझ लीजिए। गांव में अगर किसी विधवा की जमीन कब्जा करना हो तो पहले उस विधवा को बदचलन साबित किया जाता है, पहले उस विधवा को डायन साबित किया जाता है। फिर जब उस विधवा की जमीन कब्जा कर ली जाती है तो उस विधवा की बात न थाने में सुनी जाती है, न मुखिया सुनता है, न सरपंच सुनता है, न एमएलए सुनता है, न मंत्री सुनता है, और उस विधवा की जमीन कब्जा कर ली जाती है। आपको नहीं लगता है कि जेएनयू के विद्यार्थियों के साथ ही यही बर्ताव किया गया? ये बोल करके कि जेएनयू के विद्यार्थी देश को तोड़ना चाहते हैं। कहा भाई, कुरकुरे का पैकेट है, देश हमारा कुरकुरे का पैकेट है कि हलवा है कि चम्मच लेंगे उठा करके खा लेंगे? जो तरीका इन्होंने जेएनयू के साथ अपनाया था वही तरीका उन्होंने इस देश के भीतर जो सीए एनआरसी का विरोध कर रहे थे उनके साथ अपनाया कि नहीं अपनाया? उनको देशद्रोही बोला कि नहीं बोला? उनको आतंकवादी बोला कि नहीं बोला? और वही तरीका ये आज देश के किसानों के साथ अपना रहे हैं कि नहीं अपना रहे हैं? तो हमारी बारी आई थी, तुम्हारी बारी आई, और पुलिस वाले याद रखिएगा आपकी भी बारी आएगी।
डंडा चलाते हैं आप हमारे ऊपर। याद रखिएगा, ये सरकार जब आपका पेंशन बंद कर देगा ना, तब आपके लिए बोलने वाला कोई नहीं होगा। ये याद रखिएगा, ये ऐसे लोग हैं जो इस देश के आम आवाम को आपस में लड़ा करके इस देश को बेचना चाहते हैं। इस बात को आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। इस देश के एक एक इंच जमीन को अपने मालिकों के हाथ में गिरवी रख देना चाहते हैं भाजपाई लोग। हमको इंतजार है इस बात का सर, हम आपको बता रहे हैं। अभी पंजाब हरियाणा का लोग हमको मैसेज करके बोलता है कि सर गलती हो गया। भाजपाई रोते रोते मेरे पास आएगा, कहेगा सर गलती हो गया, आपका बात नहीं समझे तो। हम इंतजार कर रहे हैं उस दिन का, आपको हम बता देते हैं। हमको मोदी जी से कोई दुश्मनी है क्या? हमको इतना फुर्सत है? माँ बाप इसीलिए हमको पढ़ाया लिखाया, माँ बाप हमको इसीलिए PhD कराया कि हम प्रधानमंत्री से दुश्मनी पालते चले। हमको इतना फुर्सत है कि हम अमित शाह से इतना दुश्मनी करें। अमित शाह के बेटा को देखे हैं, कैसा लगता है? नहीं, मेढक मत बोलिए। किसी भी इंसान के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। कभी उसको कोई मेढक कह देता है, कभी सुअर बोल देता है। एक बात हमको बताइए, अरे हमारे पिताजी गृह मंत्री थोड़ी हैं कि हम BCCI का सेक्रेटरी बन जाएंगे। प्रधानमंत्री जी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। दिक्कत यह है कि हम आपके टैक्स के पैसे से इस बात को पढ़ लिख करके समझ गए कि ये आदमी देश का चौकीदार नहीं है, ये अंबानी का दरबान है। इस बात को हम समझ गए कि ये जब भी कहता है देश नहीं झुकने दूंगा, हम समझ जाते हैं कि देश को बेचने का नया तैयारी शुरू कर दिया है। एक बात हमको सोच करके बताइए, कहते हैं कि किसानों की भलाई के लिए कानून लाए हैं। आए बाप, कैसा भलाई है कि किसान कह रहा है नहीं बाबूजी हमको ही भलाई नहीं चाहिए, माए बाप अपना भलाई अपने पास रख लीजिए। आई जबरदस्ती कर रहे हैं, हम आपका भलाई करवे करेंगे। थोड़ा मामला समझ लीजिए कि क्या है। कहते हैं कि विपक्ष का नेता लोग भड़का दिया किसान को। भारी बुड़वक आदमी है जी। विपक्ष का नेता अगर जनता को भड़का सकता है तो बोलिए आपका वोट लेकर के प्रधानमंत्री नहीं बन जाते हैं? विपक्ष के नेता का बात कौन सुनता है? बात तो लोग मोदी जी का सुनता है। कभी मन का करते हैं, कभी दिल का करते हैं, कभी आसमान का, कभी पताल का। देश तो प्रधानमंत्री को सुनता है। चापलूसी करते करते कोई पत्रकार इतना दूर निकल जाता है कि देश का सबसे लोकप्रिय नेता नहीं बोलता है, विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता बोलता है। अरे ठीक है, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता जब इस देश के प्रधानमंत्री हो तो वो अगर एक बात आकर के बोलेंगे और नहीं बोलेंगे तो रो देंगे। जनता तुरंत उनकी बात को समझ जाएगी। एक सवाल जो वो बोल रहे हैं बार बार कि किसान नहीं समझ रहे हैं, तो आप समझा दीजिए। आप अपने कृषि मंत्री को नहीं समझा पा रहे हैं और कह रहे हैं कि देश के किसान नहीं समझ रहे हैं। और स्टार लगा करके अखबार के कोना में तनी तनी को अक्षर में एकदम माखी मुंडी जैसा लिखा रहता है, शर्तें लागू। कभी आप सोचे हैं कि ये 3 कानून एक साथ क्यों लाया गया है? अरे किसानों की भलाई करनी थी तो एक को कानून ला करके एकदम भरपेट भलाई कर देते किसान का। ये 3 कानून साथ में क्यों लाया गया है? असल खेल यहीं पे है। पहला कानून में ये कह रहे हैं कि मंडी समाप्त कर देंगे। दूसरा कानून में कह रहे हैं कि किसानों के खेत को ठेका पे दे देंगे। और तीसरा कानून में ये कह रहे हैं कि अब एसेंशियल कमोडिटी मतलब आवश्यक वस्तुओं की भी काला बाजारी जायज होगी। समझे? अब समझ लीजिए खेला। पहला में कह रहे हैं कि मंडी समाप्त हो जाएगी, मतलब MSP की गारंटी करना सरकार की जिम्मेवारी नहीं है। प्रधानमंत्री जी आए, वहां समेट करके पार्लियामेंट में बोले MSP था, है और रहेगा। हे गुरुदेव लिख दीजिए एक लाइन कानून में, क्या दिक्कत है? एक लाइन लिख दें
कि एमएसपी से कम पे किसी भी फसल की खरीद नहीं होगी। अगर खरीद होगी तो यह आपराधिक होगा और जो लोग ये काम करेंगे उनके ऊपर मुकदमा किया जाएगा, उसको जेल में डाला जाएगा। इसको लिखने में कोई दिक्कत है क्या? सरकार क्यों नहीं लिख रही है? सरकार अगर लिखेगी ना तो मार जूता जूता इनका मुंह फुला देगा। कौन 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 मुंह फुलाएगा? और ये जो दिन रात भजन होता है मोदी मोदी, ये भजन बंद हो जाएगा। क्या उस चैनल का मालिक कौन है? उस चैनल का मालिक कौन है? तो सरकार जिसकी करती है दरबानी उसी का है चैनल, और जिसका है चैनल वही आज आने वाले समय में क्या खरीदना चाहता है? आपका खेत, आपका फसल, आपकी किसानी, आपकी खेती, और आपको क्या बनाना चाहता है? आपके ही खेत पर गुलाम। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? इतवार को कानून पास हुआ है क्या सर? इतवार को कानून पास हुआ है, और जिस दिन कानून पास हुआ है उससे 2 दिन के बाद रिलायंस रिटेल ने 50,000 करोड़ का अपना शेयर बेचा है। कितना? तो आप गरीब से गरीब होते जा रहे हैं और चोरवा अमीर से अमीर होते जा रहा है, और ये हमको समझ में नहीं आए। इसीलिए शाम को टीवी पे बैठ करके एगो टोपी पहन लेगा, एगो तिलक लगा लेगा, मार तलवार निकालेगा टीवी पे, नकली बॉक्सिंग करेगा वहां पे। एक तरफ देश की लूट, देश के किसानों की लूट, देश के मजदूरों की लूट, देश के यूनिवर्सिटीज की लूट, देश के रेलवे की लूट, देश के LIC की लूट, देश के BSNL की लूट। एक तरफ देश की संपत्ति लूटी जा रही है और दूसरी तरफ क्या किया जा रहा है? हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, टीका टोपी दाढ़ी। बताइए, इस देश के लोगों को यह समझना पड़ेगा कि हम गंभीर संकट से गुजर रहे हैं। और संकट सिर्फ ये नहीं है, ये तो सस्ता फोटोकॉपी है। ये जो पार्लियामेंट में बैठा है, कभी रोता है कभी हंसता है, ऐसा लग रहा है जैसे अल्लाह रुदल का डांस चल रहा हो। ये तो सस्ता फोटोकॉपी है। असल चुनौती इस देश के सामने ये है कि एक तरफ अमेरिका चाहता है इस देश के बाजार को कब्जा कर लेना, दूसरी तरफ चाइना चाहता है इस देश के बाजार को कब्जा कर लेना। आप बताइए, 135 करोड़ का यह देश, जहां महात्मा गांधी, फणीश्वरनाथ रेणु, नक्षत्र मालाकार, कर्पूरी ठाकुर जैसे लोग पैदा हुए, यह महान धरती, ये भारत भूमि जो अपनी आजादी को सेलिब्रेट करता है। एक तरफ उस देश के 135 करोड़ लोग हैं, उनकी आजादी का सवाल है, दूसरी तरफ ये लुटेरे और बेईमान है, इस देश को कब्जा कर लेना चाहते हैं। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि ये लड़ाई सीधे तौर पर देश बचाने वालों और देश बेचने वालों के बीच में है। आप क्या कर लीजिए कि आप किसके साथ खड़े हैं? बोलिए, बचाने वाले के साथ है कि बेचने वाले के साथ है? ये लड़ाई किसानों और बेईमानों के बीच है। ये लड़ाई हेलीकॉप्टर और ट्रैक्टर के बीच में है। ये लड़ाई आप सीधे तौर पे समझ लीजिए कि एक तरफ वो लोग हैं जो 1947 में हमको आजादी मिली है, जो संविधान ने जो हमको अधिकार दिया है, उस संविधान को बचाने वाले लोग हैं। दूसरे लोग वो हैं जो अंबानी और अदानी के दरवाजे पे आज दरबानी करने के लिए तैयार हैं। आज इस लड़ाई में हर एक इंसान को अपनी पहचान को छोड़ करके एक भारतीय होने के तौर पे इस आंदोलन में शरीक होना चाहिए, उसको अपना समर्थन देना चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्त में हम छोटी छोटी चीजों के लिए मोहताज हो जाएंगे। अगर आप तैयार हैं तो मैं आपको एक भरोसा दिलाना चाहता हूं। ठेकेदारी का जो ये कानून ये लेकर के आए हैं, 3 कानून है, याद रखिएगा। एक, मंडी समाप्त करने का कानून, दूसरा, किसानों के खेत को ठेका प्रथा पे देने का कानून, और तीसरा, जो आवश्यक वस्तु है उसके काला बाजारी को बचाने का, ये 3 कानून है। तो ठेकेदारी का जो कानून है उसके संबंध में मैं एक बात बोल करके अपनी बात को खत्म करूंगा। ये बिहार की धरती है, और इस बिहार की धरती पर जब महात्मा गांधी आए थे नील की खेती का विरोध करने के लिए, तो नील की खेती का विरोध किसान क्यों कर रहे थे? किसान नील की खेती का विरोध इसलिए कर रहे थे कि अंग्रेज ही नील खरीदते थे। आया नया उजाला 4 बूंदों वाला, अब तो प्रचार भी नहीं आता है। नील की खेती में जो नील पैदा होता था उसको अंग्रेज खरीदते थे। अब आप मुझे बताइए कि हम अपने खेत में नील उगा लिए हैं
और अंग्रेज अफसर कहेगा कि हम तुमको 1 रुपया देंगे, तो हम उस नील का क्या करेंगे? नील खा सकते हैं क्या? नील खा तो नहीं सकते हैं, तो हमको मजबूरी में 1 रुपया में ही अंग्रेज को बेचना पड़ेगा। कुछ सालों के बाद किसानों को यह एहसास हुआ कि ये अंग्रेज हमसे जबरदस्ती नील का खेती कराते हैं और ये नील हम इनके पास ही बेचने के लिए मजबूर हैं, और इस मजबूरी का फायदा उठा करके ये हमारा शोषण करते हैं। तो चंपारण के इलाकों में किसानों ने यह तय किया कि हम नील की खेती अपने खेत पे करना बंद कर देंगे। तो अंग्रेजों ने कहा कि तुमको नील की खेती अपने खेत पे करनी ही होगी। किसानों ने कहा कि हम नील की खेती नहीं करेंगे, नील अगर तुम नहीं लेते हो तो हम और किसी के पास बेच नहीं सकते हैं, लेकिन अगर अपने खेत पे हम धान उगाएंगे तो तुम अगर हमारा धान नहीं लोगे तो हम चूड़ा कूट करके खा लेंगे, हम चावल बना करके खा लेंगे। ये फर्क आप समझिए। यह जो ठेकेदारी का कानून है, जिस कंपनी के साथ आप करार कीजिएगा, मान लीजिए आप खस की खेती शुरू करते हैं, आप पिपरमेंट की खेती शुरू करते हैं, आप स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू करते हैं, तो वो कंपनी ये बता करके कि आपका प्रोडक्ट जो है वो हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है, आपका प्रोडक्ट हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है और आपका सामान नहीं लेगा, तो आप बोलिए आप किसके पास बेचने के लिए जाएंगे? तो मजबूरी में कम दाम पे आपको उसी कंपनी को अपना सामान आपको बेचना पड़ेगा। उस नील की खेती के खिलाफ, उस ठेकेदारी के खिलाफ गांधी जी ने अलख जगाया था, और उस आंदोलन का नतीजा देखिए कि 47 आते आते अंग्रेजों को भारत छोड़ करके जाना पड़ा। यह बात मैं आपको सिर्फ याद दिलाने के लिए आया हूं कि यह बिहार की धरती है। जितना दिल्ली में हंगामा होना है हो जाने दीजिए, जब तक आंदोलन की अलग पूर्णिया और पटना से नहीं होगी तब तक मोदी का कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर इस लुटेरी सरकार को आप बदलना चाहते हैं तो आंदोलन की आगाज उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों से और बिहार की धरती से हमको करना पड़ेगा, तभी हम इस सरकार को उखाड़ करके फेंक सकते हैं। किसानों और मजदूरों के हक और अधिकार के लिए जय जवान जय किसान और जय संविधान के संकल्प को पूरा करने के लिए इस लड़ाई को हम आगे बढ़ा सकते हैं। बोलिए, इस लड़ाई में, इस संकल्प में आप लोग एकजुट होने के लिए तैयार हैं कि नहीं है? पक्का है ना? तो अभी इस मंच से हमारे आयोजक साथियों ने यह घोषणा की है कि 14 तारीख को वैलेंटाइन डे है, मना लीजिएगा। क्या वैलेंटाइन डे के विरोधी नहीं है हम लोग, दीजिए गुलाब फूल, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गुलाब भी बाबू खेते में होता है। और भगत सिंह की जो आर्मी थी जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, उस हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का एक कोडवर्ड हुआ करता था। क्या था कोडवर्ड? गेहूं और गुलाब। कोडवर्ड क्या था? आज वही समय आया है। 14 तारीख को गुलाब दीजिए, लेकिन गेहूं बचाने के लिए पुलवामा शहीदों की याद में कैंडल मार्च निकालिए, और 18 तारीख को जो किसानों का आह्वान है उस आह्वान के साथ खड़े होइए। मैं आपको यह बात कहना चाहता हूं कि सरकार का गुरूर कितना भी क्यों ना हो, जब जनता सड़क पर उतरती है तो गुरूर भी टूट करके गिरता है। इस सरकार का गुरूर भी तोड़ेंगे और बिहार में, देश में किसानों और जवानों के संकल्प के साथ जय जवान जय किसान और जय संविधान के नारे के साथ इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू। कुछ सपने साकार होते हैं और कुछ सपने खो जाते हैं। हर दिल में एक अपना घर का सपना होता है जो करते हैं हम साकार। आप कदम तो बढ़ाइए, पनोरमा ग्रुप में आइए।